रेलवे एग्जाम 2026 के लिए पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्न वर्गों के संबंध को दर्शाता है। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि छात्र, भाई और पुरुष इन तीनों शब्दों के लिए सही वेन डायग्राम किस प्रकार का बनेगा। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए जब भी आपको एग्जाम के अंदर वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जिन शब्दों से आपको वेन डायग्राम तैयार करना है उन शब्दों के बीच में आपको देखना है रिलेशन है। जैसे यहाँ पर हमारे सामने तीन शब्द दिए गए हैं, पहला शब्द है छात्र, दूसरा शब्द है भाई और तीसरा शब्द है पुरुष है। इन तीनों शब्दों के बीच में हम देखेंगे रिलेशन है। तो यहाँ पर देखिए छात्र और भाई इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है, तो हाँ सर रिलेशन है। क्या रिलेशन है? यानी कि जो भाई हैं ये कुछ भाई क्या हो सकते हैं, छात्र हो सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से भाई और पुरुष के बीच में रिलेशन देखेंगे तो क्या भाई और पुरुष के बीच में रिलेशन है? तो हाँ सर बिल्कुल है। यानी कि जितने भी भाई हैं वो सभी क्या हैं, पुरुष हैं। इसी प्रकार से छात्र और पुरुष के बीच में रिलेशन देखेंगे तो छात्र और पुरुष के बीच में रिलेशन है, तो हाँ सर छात्र और पुरुष के बीच में भी रिलेशन है। क्या रिलेशन है? तो कुछ पुरुष क्या हो सकते हैं, छात्र हो सकते हैं। अब इतना हमें पता चल गया। वेन डायग्राम कैसे तैयार करेंगे तो वो देखिए मेरे भाई, सबसे पहला आरेख हम बनाएंगे पुरुष के लिए। तो यहाँ पर देखिए पहला आरेख हम बनाएंगे किसके लिए, पुरुष के लिए। फिर उसके बाद में देखिए क्या है, भाई। तो अभी आपने बताया कि सभी भाई क्या हैं, पुरुष हैं। तो भाई का आरेख आ जाएगा किसके अंदर, पुरुष के अंदर है। फिर क्या बच गया, छात्र है। तो यहाँ पर देखिए कुछ पुरुष क्या हो सकते हैं, छात्र हो सकते हैं। इसी प्रकार से कुछ भाई भी क्या हो सकते हैं, छात्र हो सकते हैं। तो पुरुष और भाई इन दोनों का कुछ हिस्सा हम ले लेंगे किसके लिए, छात्र के लिए। तो इस तरह छात्र का आरेख बन जाएगा। यानी कि भाई, छात्र और पुरुष तीनों शब्दों के लिए 100% सही वेन डायग्राम बनेगा इस प्रकार का। अब आपको देखना है कि इस प्रकार का वेन डायग्राम किसी ऑप्शन में दिया गया है। तो आंसर है इस प्रकार का वेन डायग्राम हमें दिया गया है, ऑप्शन है डी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि ये दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करना बहुत ही आसान होता है। आसानी से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए। सीरीज में सबसे पहले दिया गया है 68 है। 68 से कितना बन रहा है, 64 है। तो 68 से 64 कैसे बनेगा, तो ध्यान से देखिए यदि हम 68 में से क्या कर दें, -4 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 64 है। फिर देखिए 64 से कितना बन रहा है, 56 है। तो 64 से 56 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 64 में से क्या कर दें, -8 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 56 है। फिर देखिए 56 से कितना बन रहा है, 44 है। तो 56 से 44 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 56 में से क्या कर दें, -12 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 44 है। फिर देखिए 44 से कितना बन रहा है, 28 है। तो 44 से 28 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 44 में से क्या कर दें, -16 कर दें तो 44 में से 16 चला जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 28 है। अब इसी प्रकार आपसे पूछा गया है कि 28 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले नीचे जितनी भी संख्याएं आई है इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए यहाँ पर क्या हुआ है। तो ध्यान से देखिए सबसे पहले क्या हुआ, -8 है, सॉरी मेरे भाई -4 है। उसके बाद में -8 है, उसके बाद में -12, उसके बाद में -16। यानी कि सभी में माइनस हो रहा है तो आगे भी क्या होगा, माइनस होगा। कितना माइनस होगा वो देखिए। सबसे पहले 4 से 8 है। 4 से 8 बनेगा कैसे, तो 4 के अंदर 4 को ऐड कर देंगे तो बन जाएगा 8 है। फिर देखिए 8 से कितना बन रहा है, 12। 8 से 12 बनेगा कैसे, तो यहाँ पर भी 8 में क्या कर देंगे, +4 कर देंगे तो बन जाएगा 12।
फिर देखिए 12 से कितना बन रहा है 16, 12 से 16 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर भी 12 में क्या कर देंगे +4 कर देंगे तो बन जाएगा 16। इसी प्रकार हम क्या करेंगे 16 से अगली संख्या ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर सभी में +4 हुआ है तो 16 में भी क्या कर देंगे +4 कर देंगे, तो 16 और 4 मिलकर बन जाएगा 20 है। यानी कि 16 के बाद में यहाँ पर संख्या होगी -20 है। अब हमें क्या करना है प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी कैसे, यदि हम 28 में से 20 को घटा देंगे तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए 28 में से हम क्या कर देंगे 20 को घटा देंगे, तो 28 में से 20 को घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 8 है। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 8 है। अब हमें देखना है कि संख्या 8 किसी ऑप्शन में दी गई है, तो आंसर है संख्या 8 हमें दी गई है ऑप्शन ए के अंदर है, तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी आपको एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जितने भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं वो सभी अभ्यर्थी हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये। यानी कि ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 99 रुपये की फीस के अंदर है। और मैं आप सभी को एक गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ, यदि आप एग्जाम से पहले इन 25,000 प्लस प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 को क्रैक कर जाएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, विषम का चयन करें। यानी कि यहाँ पर आप सभी के सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि इन चारों में से विषम विकल्प कौन सा है। तो इस टाइप के प्रश्न को आप कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और इन 4 ऑप्शंस में से 3 ऑप्शंस तो क्या होंगे किसी न किसी प्रकार से समान होंगे और इन 3 के अलावा एक ऑप्शंस क्या होगा इन 3 से अलग होगा। और उस अलग ऑप्शंस का हमें क्या करना है चयन करना है। कैसे चयन करेंगे वो देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए ऑप्शन ए में हमें एक संख्या दी गई है 954 और इसके बराबर में यानी कि इसके सामने लिखा गया है 549 है। तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे लिखा गया है, तो 954 दिया गया है और इसके आगे लिखा गया है 549 है। कैसे लिखा गया है, तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो ये 9 है पहली संख्या इसको ले जाकर लिखा है 3 नंबर पर है और जो लास्ट में यानी कि 9 के बाद में 2 संख्याएं हैं इसको ऐसे के ऐसे लिखा गया है। यानी कि 54 ऐसे के ऐसे है और जो पहले नंबर पर जो संख्या थी इसको लिखा गया है 3 नंबर पर, ठीक है। इसी प्रकार से ऑप्शन बी में हमें संख्या दी गई है 198 और इसके जस्ट सामने दिया गया है 981। तो यहाँ पर देखिए इसको भी सेम इसी प्रकार से लिखा गया है 198 है और इसको क्या लिखा गया है 981। तो यहाँ पर जो पहली संख्या है इसको लिखा गया है 3 नंबर पर और दोनों संख्याएं लिखी गई हैं ऐसे की ऐसे, यानी कि 98 लिखा गया है ऐसे की ऐसे और जो 1 नंबर पर संख्या थी इसको लिखा गया है 3 नंबर पर है। अब इसी प्रकार से ऑप्शन सी में देखिए 132 दिया गया है और इसके सामने लिखा गया है 321 है। तो यहाँ पर देखिए 132 है, इसको क्या लिखा गया है, इसको लिखा गया है 321 है। तो यहाँ पर भी पहली संख्या को लिखा गया है 3 नंबर पर है और 2 संख्याएं जो हैं ऐसे की ऐसे यहाँ पर लिखी गई है। अब इसी प्रकार से ऑप्शन डी को चेक करेंगे। ऑप्शन डी में दिया गया है 246 और इसके सामने लिखा गया है 426 है। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से समझिए, यहाँ पर लिखा गया है यानी कि दिया गया है क्या 246 और लिखा गया है क्या यहाँ पर
26 है, जबकि इसको लिखा जाना चाहिए था क्या, यानी कि पहली संख्या को तो लिखेंगे 3 नंबर पर है, यानी कि यहाँ पर 2 लिख देंगे, और जो ये 2 संख्याएं हैं इसको ऐसे के ऐसे लिख देंगे, यानी कि इसको लिखा जाना चाहिए था 462 है, लिखा गया है 426 है। यानी कि ये तीनों तो सेम प्रकार से लिखी गई है, बाकी ये जो ऑप्शन डी है इसको अलग टाइप से लिखा गया है, तो इन चारों में से विषम विकल्प हो जाएगा ऑप्शन है डी। तो उम्मीद करता हूं कि ये तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि दर्पण को छाया अंकित रेखा पर रखा जाए तो दिए गए चित्र की सही छवि होगी। यानी कि ये चौथा प्रश्न आप सभी के सामने दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्न दिया गया है, और आपसे पूछा गया है कि इन सभी लेटर को दर्पण के अंदर देखेंगे तो इनकी छवि कैसी बनेगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करना बहुत ही आसान होता है। आसानी से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए यहाँ पर जितने भी आपको अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं वो सभी अल्फाबेट लेटर दर्पण में देखने पर है, यानी कि जो लेटर पास में है वो दर्पण के अंदर क्या रहेगा, पास में रहेगा, और जो लेटर दूर है वो क्या रहेगा, दर्पण के अंदर भी दूर रहेगा। लेकिन जितने भी अल्फाबेट लेटर होंगे वो सभी क्या होंगे, एकदम उल्टे होंगे। कैसे, ध्यान से देखिए, यहां पर है मेरे भाई, यहां पर देखिए सबसे पास में क्या है, टी, तो यहां पर देखिए दर्पण के अंदर देखेंगे तो टी दिखेगा, टी की तरह ही। ठीक है, फिर टी के बाद में क्या है, पी, तो मेरे भाई ये पी हो जाएगा एकदम उल्टा इस तरह, क्यों की तरह। ठीक है, फिर पी के बाद में क्या है, वाई, तो दर्पण में वाई को देखेंगे तो वाई कैसा बनेगा, वाई जैसा ही बनेगा। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या है, वाई के बाद में है जी, तो मेरे भाई जी एकदम उल्टा बन जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, फिर जी के बाद में क्या है, ई, ई एकदम उल्टा बनेगा दर्पण में देखने पर इस प्रकार से। अब आपको देखना है कि इस तरह से उल्टे लेटर किसी ऑप्शन में दिए गए हैं, तो मेरे भाई ये सभी उल्टे लेटर में दिए गए हैं ऑप्शन ए के अंदर है, तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप देखते हैं फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि ये पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है, और आपसे पूछा गया है कि इस आकृति में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस टाइप के प्रश्न को हम एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करना बहुत ही आसान होता है। आसानी से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए, इस टाइप के प्रश्न को सोल्व करेंगे कैसे, देखिए मेरे भाई सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर पता करना है कि 5 से यहाँ पर 115 कैसे बना है। फिर उसी प्रकार से आपको यहाँ पर पता करना है कि 6 से यहाँ पर 206 कैसे बना है। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको पता करना है कि 8 से यहाँ पर 502 कैसे बना है। और लास्ट में आपको यहाँ पर पता करना है कि 9 से यहाँ पर 719 कैसे बना है। फिर सेम इसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 7 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को सोल्व किया गया है कैसे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि 5 से यहाँ पर 115 कैसे बना है। तो 5 से 115 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले इस 5 का किया गया है क्यूब। 5 का क्यूब कितना होता है, तो आप सभी को पता है 5 का क्यूब होता है 125 है, और 125 में से 10 को कम कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 115। ठीक है, फिर इसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे कि 6 से यहाँ पर 206 इसी प्रकार से बना है क्या, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 6 का करेंगे क्यूब। 6 का क्यूब कितना होता है, तो मेरे भाई आप सभी को पता है 6 का क्यूब होता है 216, और 216 में से भी हम 10 को घटा देंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 206। अब इसी प्रकार से यहाँ पर पता करेंगे कि 8 से यहाँ पर 502 इसी प्रकार से बना है क्या, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे मेरे भाई, इस 8 का कर देंगे क्या क्यूब। 8 का क्यूब कितना होता है, आप सभी को पता है 8 का क्यूब होता है 512, और 512 में से 10 चला जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 502। अब इसी प्रकार से यहाँ पर पता करेंगे कि 9 से यहाँ पर 719 इसी प्रकार से बना है क्या, तो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे 9 का कर देंगे क्यूब,
9 का क्यूब कितना होता है? आप सभी को पता है 9 का क्यूब होता है 729 से, और 729 में से 10 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 719 से। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे किसके अंदर है? इस 7 के अंदर, और इस 7 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या? सभी की तरह इस 7 का कर देंगे क्यूब। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से समझिए, 7 का क्यूब करेंगे तो 7 का क्यूब कितना होता है? आप सभी को पता है 7 का क्यूब होता है 343 है, और सभी में से 10 को घटाया गया है तो 343 में से 10 को घटा देंगे तो यहाँ पर बच जाएगा कितना? 333 है। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 333 है। क्या किसी ऑप्शन में हमें 333 दिया गया है? तो आंसर है संख्या 333 हमें दी गई है ऑप्शन डी के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये पांचवा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आप सभी से पूछा गया है कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान स्थित है लखनऊ में। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप उस क्वेश्चन के बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, संसद में बराबर वोट पड़ने पर निर्णायक मत कौन देता है? ऑप्शन ए भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है अध्यक्ष, और ऑप्शन डी है राष्ट्रपति। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि संसद में बराबर वोट पड़ने पर निर्णायक मत देता है अध्यक्ष। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आप सभी से पूछा गया है कि कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी वर्ष 1862 में। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, महाराजा रणजीत सिंह तथा चार्ल्स मैककोर्प के बीच कौन सी संधि हुई थी? ऑप्शन ए अमृतसर की संधि, ऑप्शन बी है लाहौर की संधि, ऑप्शन सी है इलाहाबाद संधि, और ऑप्शन डी है पेशावर संधि। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, महाराजा रणजीत सिंह तथा चार्ल्स मैककोर्प के बीच हुई थी अमृतसर की संधि। तो नौवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए अहमदाबाद में, ऑप्शन बी है लखनऊ में, ऑप्शन सी है चेन्नई में, और ऑप्शन डी है कोलकाता में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा स्थित है लखनऊ में। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले।
ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, मरीन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि मरीन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, मरीन राष्ट्रीय पार्क गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, गलेथा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र राज्य में, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश राज्य में, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर राज्य में, और ऑप्शन डी है अंडमान निकोबार राज्य में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, गलेथा राष्ट्रीय पार्क अंडमान निकोबार राज्य में स्थित है। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप इस प्रश्न को अपने नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया था? ऑप्शन ए है बलबन ने, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन सी है इल्तुतमिश ने, और ऑप्शन डी है मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम चलाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है अहमदाबाद में, ऑप्शन बी है लखनऊ में, ऑप्शन सी है चेन्नई में, और ऑप्शन डी है कोलकाता में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, तो सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी, यानी कि अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है चेन्नई में। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 को क्रैक करना चाहते हैं, तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जितने भी स्टूडेंट ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं, वो सभी स्टूडेंट हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये, यानी कि ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 99 रुपये की फीस के अंदर है। और मैं आप सभी को एक गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 से पहले इन 25,000 प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं, तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 को क्रैक कर जाएंगे। और इन 25,000 प्लस प्रश्नों के अलावा आपको पूरे 21 प्रैक्टिस सेट भी आपको देखने को मिलेंगे। और ये 31 यानी कि ये 21 प्रैक्टिस सेट आपको इस मास्टर पीडीएफ सेट के साथ में बिल्कुल फ्री में मिलेंगे। ठीक है, तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी कंप्लीट तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कल्पना चावला के अंतरिक्ष पटल का नाम क्या था? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, कल्पना चावला के अंतरिक्ष पटल का नाम था कोलंबिया। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो मेरे भाई आज के इस क्लास के अंदर इतना ही।
यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर मिलते हैं ऐसे बेहतरीन और शानदार क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे। ठीक है।